So, good evening, everyone. Today is day 2 of your data science using Python summer training course, right? So, हमने कल किया था Python की introduction कि Python exactly किस तरह से आप start कर सकते हो, कैसे उसमें आप basic coding करते हो, like how do we input the values, how do we perform basic calculations और result कैसे show करते हैं, right? अब जब भी हम data analyze करते हैं किसी भी चीज पे, है ना, जैसे मान लो एक बहुत छोटी सी चीज है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूज डेटा राइट नाउ, बट अ वेरी स्मॉल थिंग, लेट्स से मैं आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स बताती हूँ और आपको बताना है कि उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनालिसिस ना, आप उस डेटा को एनालाइज करके बता रहे हो कि भाई उसके मार्क्स कितने हैं। अगर उसके मार्क्स 90 से ज्यादा है एग्रीगेट, तो हम कह सकते हैं कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। या हो सकता है कि हमें एग्रीगेट चेक ही नहीं करना, आई हैव टू चेक कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किसी 2 में अगर उसके 95 से ज्यादा है, सो इफ एनी 2 आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 95, तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे या नहीं देंगे। सो ऐसे कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो जब आपके पास डेटा एनालिसिस की बात आती है, तो डेटा एनालाइज कैसे होता है कि आप कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज कैलकुलेट करोगे और उसके ऊपर आपको कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे मेरी कोई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट से हमें ओवर द इयर्स प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम उसको निकाल सकते हैं और फिर उसके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं कि आगे आने वाले साल में मुझे इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट? गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, सो वी हैव टू चेक दैट अकॉर्डिंगली। तो वो कंडीशंस हमें उसके अकॉर्डिंगली चेक करनी पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग आप चाहे नॉर्मल कोडिंग करो, चाहे आप डेटा एनालाइज कर रहे हो, कंडीशंस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोडिंग। तो कंडीशंस तो हम चेक करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट एनी काइंड ऑफ डिसीजन, है ना। जब आपको खुद को सोचना होता है, जैसे कोर्स एनरोल करने से पहले भी आप सोचते हो क्या क्या चीजें देखते हो कि अच्छा इसमें क्या कवर होगा, कितनी ड्यूरेशन है, फीस कितनी है, हम अफोर्ड करेंगे या नहीं। वैसे तो नॉमिनल फीस होती है ना, अफोर्ड करने की प्रॉब्लम ही नहीं है, बट एनी हाउ यू हैव सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस जो आपके दिमाग में होती है, आप उनको चेक करते हो एंड उसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो एनालिसिस हमारे दिमाग में तो हर टाइम चल रहा होता है और एनालिसिस का एक की पॉइंट होता है कंडीशंस। तो कंडीशंस पाइथन में हम कैसे चेक करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पहले कभी की है, नहीं की है, या आप जब भी कभी करोगे, every language has a way to check conditions and we use the same keyword as we use in our normal life। हम कहते हैं ना, if this thing happens then I will do this। Similar way, Python also provides you a keyword if। तो हमारे पास एक कीवर्ड है जो है if क्या कहता है कि कंडीशन चेक करो, एंड कीवर्ड का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। सो एनी वन ऑफ यू, can you tell me what do we mean by keyword in programming? What is the meaning of term keyword? Keyword से हमारा क्या मतलब होता है? Yes, very good. So these are predefined words to the translator. In case of Python, it is an interpreter. शिवम data type नहीं कहोगे बेटा. These are predefined words which are used for some special task. उस टास्क के लिए आप कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते और इस वर्ड को भी आप किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड फॉर एनी अदर पर्पस एंड वी कैन डू दैट थिंग विद एनी अदर वर्ड, राइट। इफ है तो इफ ही है एंड इट इज इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो हम जैसे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो तो उसमें ग्रामर होती है। प्रोग्रामिंग में हम उस चीज को क्या कहते हैं? सिंटेक्स। सिंटेक्स मींस ग्रामर ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट, कि आप उस स्टेटमेंट को लिखते कैसे, ठीक है। सो इफ को हम कैसे लिखते हैं? वी राइट द कीवर्ड इफ इन स्मॉल लेटर्स एंड इसके बाद स्पेस देकर आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन मतलब बूलियन एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। और एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? जो ऑपरेटर्स हमने कल किए थे उनको यूज करके, बेसिकली रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स होगा। सो एनी एक्सप्रेशन विच रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। सो बूलियन एक्सप्रेशन, ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। वी माइट इग्नोर इट एट टाइम्स, बट ये आपको इग्नोर नहीं करनी है, बिकॉज जब हम टेक्निकल लैंग्वेज पे बात करते हैं, सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल दीज बेसिक टर्म्स। सो बूलियन एक्सप्रेशन, समथिंग विच रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स। तो इफ के साथ हम एक बूलियन एक्सप्रेशन देंगे और फिर यहाँ पर देंगे कोलन का साइन, 2 डॉट्स जो है। जैसे ही आप ये देखिए एंटर प्रेस करोगे, आपका आइडियली अपने आप आपका कर्सर यहाँ शो करेगा आफ्टर एन इंडेंट, ठीक है। It will show it after an indent automatically, and then here you have to write down the
स्टेटमेंट्स। काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है इस चीज के लिए। ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो इफ का साथ है, लेकिन इट्स नॉट देयर इन पाइथन, सो वी डोंट यूज कर्ली ब्रैकेट्स इन पाइथन। यहाँ पर क्या होता है, इफ लिखा, कंडीशन लिखी, कोलन है, और जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड होंगी, ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी टैब के बाद आ रही है, सो एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यू हैव आफ्टर अ टैब, वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी बन जाती है एसोसिएटेड विद इफ कीवर्ड। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 10 स्टेटमेंट्स, लेकिन कंडीशन के ट्रू होने पर ही ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आप इफ भी अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो आई कैन हैव लाइक इफ, और मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखी, कोलन लिखा, स्टेटमेंट्स लिखी। आई कैन हैव अनदर इफ, वो बिल्कुल इसके नीचे आएगा। अगर इसके अंदर हो गया तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, वो भी हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अनदर कंडीशन, स्टेटमेंट्स, इफ, कंडीशन। सो इफ को अगर मैं फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करूं, तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हो एक कंडीशन, इज कंडीशन, if it is true then you do certain set of statements, if it is false you don't do anything, and वहां से जाकर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सो वी कम ओवर, ठीक है। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू यू कम टू दिस स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स यू कम ओवर हियर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मैंने आपको जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था उसमें आपको एज्यूम करना था कि प्रॉफिट है, आई होप सबने कर लिया वो, और प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी थी। तो जो भी मैं होमवर्क में प्रोग्राम देती हूँ, जब आपका वो हो जाएगा उसका आप स्क्रीनशॉट या कोड अपने जो ऐप पे आपका ग्रुप है उस पे शेयर करेंगे, ठीक है। सो यू शुड शेयर दैट, और इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस एज वेल। आपको जो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है लेट मी नो, व्हाट्सएप ग्रुप इज मोर कन्वीनियंट, सो आई विल मेक दैट। ऐप पे तो आपका चैट ग्रुप होता ही है, अगर वो भी सही है तो ओके विद दैट। अब जैसे आपने यहाँ पर उससे पूछा सेलिंग प्राइस, इनपुट, एंटर selling price, and similar way I can input the cost price। हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं कन्वर्ट नहीं करूंगी तो बाय डिफॉल्ट इनपुट का डेटा टाइप क्या होगा, इफ आई डोंट राइट int in front, so what will be the data type? क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे? yes, any of you? so यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, SP minus CP, then I can check if CP is greater than SP, yes, very good, it will consider it as a string। तो हमें स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करना है, सो इसलिए हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज योर वेरी बेसिक कोड, जहां पर आपने सेलिंग प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा, चेक किया सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। सिमिलर वे मैंने चेक किया कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस है, एंड देन चेक किया कि अगर इक्वल है, एंड मेक श्योर इक्वालिटी चेक करते हुए आप 2 बार इक्वल टू का साइन लिखोगे, ठीक है, बिकॉज आपको इक्वालिटी चेक करनी है, सो इट हैज टू बी 2 टाइम्स, ठीक है। फिर इक्वल टू साइन जो है आपका वो 2 बार आना चाहिए, राइट। मैं आपको ये बना के भी दिखा देती हूँ। सो वी हैव टू राइट दिस कोड, और इसमें हमने जो इफ यूज किया है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इफ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इफ का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल इफ यूज किए हैं, अब उन इफ में से कोई भी ट्रू हो सकता है और काम कर सकता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ट्रू हो गया तो वो दूसरे को चेक नहीं करेगा, वो यहाँ तीनों को चेक करेगा इवन इफ द फर्स्ट वन इज ट्रू। तो अगर आपका पहला वाला ट्रू है तो वो वहां रुकेगा नहीं, वो आगे जाएगा, सेकंड को भी चेक करेगा, थर्ड को भी चेक करेगा। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि मल्टीपल हो सकते हैं तो हम खाली इफ इस तरह से यूज करते हैं।
बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। इसका बेस्ट तरीका जो है वो है एलिफ लैडर। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। तो एलिफ लैडर जो है वो वहां पे यूज होता है जब हमें पता होता है कि जहां एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली है कि लॉस, और नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन ही नहीं होगी। तो क्यों प्रोसेसर से फालतू का काम कराया जाए, है ना। तो वो चीज हम यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन इसमें आपका प्रोसेसर का एफर्ट वेस्ट होगा टू चेक ऑल थ्री कंडीशंस, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है। वो एफर्ट में 1 नैनो सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो नहीं पता चलेगा। छोटे प्रोग्राम्स में फर्क ही नहीं पड़ता है। पर जब यही चीज मान लो कि लाखों ट्रांजेक्शन के लिए हो रही है, सो हैव लाखों ट्रांजेक्शन, इसमें से मुझे बताना है कि प्रॉफिट है लॉस है क्या है, और वो लाखों में से लाखों नैनो सेकेंड वेस्ट हो जाएंगे ना। एक के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में आपके पास चल जाएगा। बट इफ यू हैव मोर देन वन तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है अब यहाँ पर, इसको एलिफ लैडर से करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि ये कैसे काम करेगा। सो ये हमने लिख लिया, और यहाँ पर मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है तो मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इट्स डन। सो ये हो गया हमारा कोड। इसको सेव किया and you give it a name. So it's profit, and then you execute it. And यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि सेलिंग प्राइस एंटर करो। लेट्स से यू एंटर दिस 678, कॉस्ट प्राइस आपका इतना था, ये वाला प्रॉफिट ऑफ द मच। ठीक है, अगर आपके पास अदर वे राउंड होता तो आपके पास अकॉर्डिंगली रिजल्ट आता। सो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंडीशन आप ट्रू दे रहे हो। हमारे पास जो कंडीशंस है इसमें एक तो इफ होता है, एक कीवर्ड होता है एल्स। एल्स खाली इफ के साथ भी यूज हो सकता है, या फिर हम इसको चेंज कर सकते थे, वी कैन मेक इट एलिफ। पाइथन लैंग्वेज में एल्स इफ नहीं लिखा जाता, वी हैव एलिफ टुगेदर एज अ सिंगल वर्ड, बट इट स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। एल्स इफ मतलब अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो आप इस कंडीशन को चेक करोगे। ठीक है, सो एल्स इफ का मतलब होता है इफ द अपर कंडीशन इज फॉल्स वी आर गोना चेक दिस। So if SP is greater than CP, profit is this. And if CP is greater than SP, then loss is this. If CP is equal to SP, then no profit, no loss. अब हमें ये लास्ट वाली कंडीशन ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम भी कम हो जाएगा, प्रोसेसर का काम भी कम हो जाएगा। आपको ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सिर्फ एल्स लिख सकते हो। बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि या तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। अगर वो फॉल्स है तो वो चेक करेगा कि क्या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। अगर वो भी फॉल्स है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इक्वली होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो मैंने इसको रन किया, आई एंटर दिस एंड आई एंटर दिस अगेन, सो इट सेज नो प्रॉफिट नो लॉस। इस चीज को जो हमने यूज की है इसे हम कहते हैं एलिफ लैडर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एलिफ लैडर। तो इफ को यूज करने के आपके पास चार तरीके होते हैं। ठीक है, द वेज यू कैन यूज इफ, वन इज इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सो इट्स इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट। दूसरा आपके पास हो गया इफ एल्स। तीसरा हो गया एलिफ लैडर। और चौथा तरीका होता है नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है, इंडिपेंडेंट इफ आपने देख लिया। सेकंड होता है इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या है कि भाई दो ही ऑप्शंस है मेरे पास, आई हैव ओनली टू ऑप्शंस। सो मैंने इफ के साथ एक बूलियन एक्सप्रेशन दी, इंडेंट के बाद स्टेटमेंट्स दी, वापस आके एल्स लिखा, कोलन दिया, फिर से इंडेंट के बाद स्टेटमेंट्स दी। सो ये जो ब्लॉक है इसको हम ट्रू ब्लॉक बोलेंगे, और ये जो ब्लॉक है इसको हम फॉल्स ब्लॉक बोलेंगे। सो अगर आपकी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो जो भी यहाँ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो जो भी यहाँ लिखा है
वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जब मुझे पता है कि एग्जैक्टली दो में से ही एक चीज होने वाली है, ठीक है, आई नो कि या तो ये होगा या ये होगा, आई नो कि मेरे पास यही दो ऑप्शंस है। तो जब आपको वो दो ऑप्शंस पता है तो वहां पर आप इफ एल्स का यूज करोगे। जैसे कि आई वांट टू सी कि अगर एग्रीगेट मार्क्स 95 से ज्यादा है तो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पूछा उससे एग्रीगेट मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट हो सकते हैं, तो मैंने पूछ लिया फ्लोट, इनपुट, एंटर aggregate marks, and then you can check if aggregate is greater than equal to 95, print scholarship granted, else print scholarship not granted। सिंपल। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो जहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज हो। जब मुझे पता होता है कि दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, बट उसमें से कोई एक ट्रू होने वाला है, सो वी नो कि उसमें से कोई एक ट्रू होने वाला है, तो एलिफ लैडर यूज होता है। तो आप इफ के साथ कंडीशन लिखते हो, स्टेटमेंट्स देते हो, फिर पीछे जाके हम लिखते हैं एल इफ, इकट्ठा, स्पेस नहीं होगा उसमें। स्पेस देके कंडीशन लिखोगे, फिर स्टेटमेंट्स, फिर एलिफ, फिर कंडीशन लिखोगे, फिर स्टेटमेंट्स, और इसके साथ आखिरी एल्स देना ऑप्शनल है, कंपल्सरी भी नहीं है कि आपको यहाँ एल्स देना ही है। आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब होता क्या है कि पहले वो इस कंडीशन को चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो इसके आगे कुछ भी चेक नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और खत्म हो जाएगा। बट अगर ये फॉल्स है, सो इट गोज टू द सेकेंड वन, तो वो उस कंडीशन को चेक करता है। अगर वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी एंड देन इट विल स्टॉप। वो भी फॉल्स है तो तीसरे को चेक करेगा। अगर बाई चांस सारी की सारी फॉल्स निकली तो लास्ट एल्स एग्जीक्यूट होगा। बट मान लो एल्स है ही नहीं, एल्स है ही नहीं और सारी कंडीशंस फॉल्स है, तब क्या? तब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नथिंग एट ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड इन दैट केस। सो इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई हमने चेक किया कि अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स 95 से ज्यादा हैं तो आपको मिल रहा है ए प्लस ग्रेड, ठीक है। एलएफ, अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स 80 से ज्यादा है, तो यहाँ मुझे पता है कि 95 से तो कम है पक्का ही, है ना। एलिफ का मतलब ही यही है कि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है। सो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है, एलिफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ग्रेड ए। एलिफ एग्रीगेट अगर 60 से ज्यादा है तो प्रिंट बी। अगर 40 से ज्यादा है तो प्रिंट सी। एल्स प्रिंट डी। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट दिस, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एग्रीगेट के ऊपर बेस्ड कंडीशंस, जिसमें नेक्स्ट चेक तभी होगी जब ऊपर वाली फॉल्स है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एवरी वन ऑफ यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड विद यू, राइट? नहीं भी है तो आप पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, नेट से कनेक्टेड हो, डेफिनेटली क्लास अटेंड कर रहे हो तो नेट से कनेक्टेड हो। सो आप अपना पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर खोल सकते हो और ये कोड ट्राई करो। इनपुट दी एग्रीगेट मार्क्स और ये कोड लिखो और इसको रन करके मुझे बताओ कि आपका कोड सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट। और इसके बाद आप मुझे एक प्रोग्राम अभी बना के दिखाओगे, दैट इज टू रीड 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। होमवर्क बाद में दूंगी बट ये आप अभी करके शो करोगे। सो यू हैव टू डू 3 साइड्स, ठीक है। आपने ए बी सी 3 साइड्स ले ली। अब आपको बताना है कि वो जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलर है। सो इक्विलेटरल कब होगा? जब उसकी तीनों साइड सेम होंगे। आइसोसेलेस तब होगा जब उसकी कोई दो साइड सेम होगी। और स्केलर तब होगा जब उसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। सो ये रन करना है आपने और आपको ट्रायंगल वाला बना के कोड मुझे यहाँ पर शो करना है।
ओके ग्रेट, सो यू आर डन विद ऑल दीज कोड्स, ठीक है। ट्रायंगल वाला भी हो गया आपका, दैट्स नाइस। सो ट्रायंगल वाला आप जिन लोगों का हो गया है, यू कैन शेयर योर कोड और यू कैन जस्ट मैच विद दिस। आपके पास अगर 3 साइड्स थी तो आपको बेसिकली चेक करना था कि अगर बी ए के इक्वल है एंड सी के भी इक्वल है, सो इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू वी कैन प्रिंट दैट इट इज इक्विलेटरल, ठीक है। एलिफ, एलिफ अगर तीनों साइड सेम नहीं है, सो जब हम इस सेकेंड कंडीशन पे आ रहे हैं तो हमें पता है कि तीनों साइड सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई दो साइड सेम है ना? अगर तीनों साइड सेम नहीं है तो क्या कोई दो साइड सेम है? अगर कोई दो साइड सेम है सो इट शुड बी आइसोसेलेस, ठीक है। एल्स ऑब्वियसली बात है कि इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, सो इट शुड बी स्केलर। गॉट इट? सो इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, तो स्केलर होना चाहिए। सो वी हैव कंडीशंस लाइक दिस, ठीक है जी। सो ये हो गई आपकी एक चीज, दिस इज हाउ वी कैन गिव कंडीशंस। सो ये आपका ट्रायंगल हो गया। चौथा तरीका इफ एल्स को यूज करने का जो है, ठीक है, आई होप सबने ऐसे ही किया होगा। सो यू कैन राइट इन द चैट एंड कंफर्म कि आपने ऐसे ही किया है, इन केस यू डन समथिंग डिफरेंट, लेकिन काम हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। चौथा तरीका जो है वो है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टिंग वर्ड आप जब भी सुनोगे कोडिंग में, तो कोडिंग में नेस्टिंग का मतलब होता है एक कंस्ट्रक्ट के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्ट, जैसे कि एक इफ के अंदर एक और इफ। नेस्टेड लूप हम तब बोलते हैं जब एक लूप के अंदर एक और लूप होता है, ठीक है। सो नेस्टेड इफ का मतलब है वन इफ इनसाइड अनदर इफ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि कोई पर्सन इंडिया में वोट कर सकता है या नहीं। तो वोटिंग के लिए पहली चीज होनी चाहिए कि वो इंडियन नेशनैलिटी का हो, फिर उसके बाद उसकी जो एज है वो 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आई कैन चेक समथिंग लाइक इफ नेशनैलिटी इज इक्वल टू इंडियन, ठीक है, एंड देन इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, so print eligible, else not eligible, है ना। और अगर इंडियन ही नहीं है तो हम यहीं पे ही कह सकते हैं नॉट एलिजिबल। सो इस केस में जब एक इफ एक दूसरे इफ के अंदर है तो उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। और ये सेकेंड कंडीशन चेक ही तब होगी जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली देन इट इज गोइंग टू चेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। सो ये कंडीशन ट्रू है तभी वो इसको चेक करेगा, अदरवाइज वो इसको भी चेक नहीं करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, है ना। एक तरीका होता है ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स का कि मैं चेक कर सकती हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, कि ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, एंड वी आर अज्यूमिंग ये तीनों नंबर सेम नहीं है, ठीक है, दैट इज आवर assumption. So if a is greater than b and a is greater than c, so a is greatest. LF अगर वो फॉल्स है तो कि बी ए से बड़ा है एंड बी सी से भी ग्रेटर है, तो बी ग्रेटेस्ट। एल्स ऑब्वियसली बात है कि सी ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। उसमें आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लग रहे हैं, कंडीशंस भी लग रहे हैं। उसी चीज को आप नेस्टेड इफ एल्स से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, सो आई कुड चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो चेक करो कि क्या ए सी से भी ग्रेटर है। अगर है तो प्रिंट कर दो ए को, एल्स प्रिंट कर दो सी। देन आपका एल्स आ जाएगा इस वाले इफ का। इस एल्स का मतलब है कि ए बी से ग्रेटर नहीं है, दैट मींस द रिवर्स इज ट्रू, बी इज ग्रेटर देन ए। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, बी अगर ग्रेटर देन सी है तो आपको प्रिंट करना है बी, एल्स आपको प्रिंट करना है सी।
तो देखो, जब आपको एज अ प्रोग्रामर कोड करना है तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको इसको कौन से वाले इफ से करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, दैट्स टोटली योर चॉइस कि आप किस तरीके से करते हो। बट एज अ प्रोग्रामर मुझे ये देखना चाहिए कि जिसमें प्रोसेसर को कम से कम कंडीशंस चेक करनी पड़े, उसका कम से कम काम। तो ये हमारे लिखने में ज्यादा है, लेकिन प्रोसेसर हैज टू चेक एग्जैक्टली टू कंडीशंस इन दिस। कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनेगा, दो कंडीशंस में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे एक्स्ट्रा उसको कभी चेक नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, बट आपकी मर्जी है, आप उसमें से कोई सा भी कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इट। अब आप मुझे एक कोड करके दिखाओगे। आपको तीन नंबर्स इनपुट करने हैं, ए बी सी। प्रिंट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा भी इफ यूज करो, मान लो अगर मैंने नंबर इनपुट किया है 10, 15 और 12, तो आपको प्रिंट करना है 15, 12, 10। ठीक है, so I'm going to enter some numbers and you have to show your numbers in decreasing order, right? So go ahead and write the code. Display the numbers in decreasing order. Is it done? Have you done with it? To print three numbers in decreasing order. हो गया सबका? So जैसे आपने ये प्रोग्राम्स करे, you have number of programs which you can practice using if else। जैसे कि आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप शॉपिंग पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस जो आप ट्राई करोगे, लाइक यू कैन इनपुट कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ये बहुत बेसिक से प्रोग्राम आपको लगेंगे, पर ये सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपका पाइथन के ऊपर हैंड सेट हो जाए। ठीक है, जस्ट टू ग्रैब द सिंटेक्स ऑफ दैट, ताकि जब आप हाई लेवल की कोडिंग करो तो आपको जो बेसिक सिंटेक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट, सो इनपुट कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, calculate amount as cost into quantity, calculate discount as 10% of the amount if amount is less than 2000, 20% of the amount if amount is 2000 to 5000, 30% of the amount if amount is greater than 5000. Then you have to print the net amount to be paid. Then is input number of passengers for a trip. If it is less than 10 people, charge rupees 3000 per person. If it's 10 to 20, that means less than 20, 10 to 19 kilo, 10 to 20 people, charge 2800 per person. And if the group has 20 or more, if there are 20 or more people, charge 2500 per person। और आपको बताना है कि टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे। सो आप पूछोगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ योर ग्रुप। ठीक है, तो हमने ग्रुप साइज पूछा, और ग्रुप साइज पूछने के बाद आप क्या करोगे, ग्रुप साइज पूछने के बाद आप उसका टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे जो आपको प्रिंट कराना। ठीक है, यू वांट मोर क्वेश्चंस?
ये दो बहुत है कि और दो? ठीक है, और मैं आपको डिक्रीजिंग वाला भी करके दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस। एक्सपोर्ट आता है ना यहाँ पे, ये रहा। वेरी गुड पूर्वी। ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो उसके अंदर आपने चेक किया कि बी सी से बड़ा है। वेरी गुड पूर्वी, नाइस। ठीक है, so if we have to execute it, let's open Python and let's write down the code। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजर से 3 नंबर्स लेने हैं और आपको उनको प्रिंट कराना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो आपने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू इन इनपुट enter first number and similar way I have to enter 2 more। ठीक है, सो यहाँ पर हम उसको कहते हैं enter second number, enter third number। सो वी गॉट ABC। ठीक है, अब आपने चेक किया कि अगर A ग्रेटर देन B है एंड, या अगर आप नेस्टेड वाला लगा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इफ A इज ग्रेटर देन B, और इसके अंदर आपने चेक किया इफ A इज ग्रेटर देन C, या हम चेक कर सकते हैं B इज ग्रेटर देन C। तो A B से बड़ा है वो मुझे पता है, बिकॉज आपने बाहर चेक किया है कि A B से बड़ा है। यस ट्रू है, तभी तो अंदर आए हैं। और तब चेक किया कि क्या B C से बड़ा है। यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर वो भी ट्रू है तो आपके पास जो पहला नंबर प्रिंट होना चाहिए वो A होगा, है ना। दूसरा नंबर B होगा, तीसरा C होगा, क्योंकि A सबसे बड़ा था और B और C में से B ग्रेटर है, C सबसे छोटा है। सो इट विल प्रिंट 3 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि A तो बड़ा है ही, तो A पहले प्रिंट होगा, बट देन C और B प्रिंट हो जाएंगे। फाइन, ये तब हो गया जब हमारे पास A सबसे बड़ा होता। अब A ग्रेटर नहीं है, सो दैट मीन्स B ग्रेटर है ना। सो इसका मतलब है कि B ग्रेटर है। यस, तो B आपका ग्रेटर है। अब हम चेक करेंगे कि क्या B C से भी बड़ा है। अगर B C से भी बड़ा, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रिंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। सो इन दैट केस हमें ये पता है कि B A से ग्रेटर है, बट इफ B इज ग्रेटर देन C एज वेल, B तो ग्रेटर है ही, अब हम A को चेक करेंगे। इफ A इज ग्रेटर देन C एज वेल, सो B इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो नहीं, लेकिन इसमें B और C तो कहीं कंपेयर ही नहीं हुए ना। राइट, ऊपर वाले में भी यही होगा कि आपका A जो है वो B से ग्रेटर है। फिर आपने चेक किया कि B C से ग्रेटर है, हाँ ठीक है, तो ABC हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, B C से ग्रेटर नहीं है, सो उसका मतलब है कि C B से तो बड़ा है। C B से बड़ा है और A जो है वो B से ग्रेटर था, तो हो सकता है कि C A से भी ग्रेटर हो। तो यहाँ पर आकर आपके पास दो कंडीशंस और आ जाएगी, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा C का भी। तो क्या C A से ग्रेटर है? अगर C A से ग्रेटर है तो आपको प्रिंट कराना होता पहले C, फिर A और फिर B। ठीक है, बस आपको ये ऑर्डर ही देखना है बेसिकली। जो पूर्वी ने भेजा है वो भी सही है, उसमें पूर्वी ने एंड लगाया हुआ है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। नेस्टेड में आपको इस तरह से करना पड़ेगा।
ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें पता है कि ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। तो बी अगर ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा हो गया, तो आपके पास यहाँ पर बी, ए और सी प्रिंट हो जाएगा। सेम वे जैसे हमने ऊपर चेक किया है, हम यहाँ पर बी के साथ भी चेक करेंगे। तो आपके पास बी के साथ चेक होगा कि बी अगर ए से, सॉरी, सी से बड़ा है, तो बी और सी में से जो ज्यादा बड़ा है वो पहले प्रिंट होगा। सो इन दैट केस अगर बी ग्रेटर है, सो वी शुड बी प्रिंटिंग बी सी ए, एल्स वी शुड बी प्रिंटिंग सी बी ए। तो आपके पॉसिबल देखो 6 आउटपुट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो आपके पूरे कॉम्बिनेशंस जो है वो बनने चाहिए। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। अब वो नंबर्स पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर नंबर्स एंटर करेंगे। So I enter first number as 23, second number as 78, then 34. So print हो गया 78, 34, 43. अब और कुछ ट्राई करके देखते हैं। So we're going to try another set of numbers. हमारा कोड है ये वाला, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला। So I run this again. मैंने एंटर किया 67, then let's say 56 and 62. ठीक है। तो आप कैसे भी एंटर करो, आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे देखने पड़ेंगे, उसके लिए कंडीशंस लगानी पड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब ज्यादा नंबर्स होते हैं तो उसके लिए सॉर्टिंग की टेक्निक्स है ही, वो आपको करनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन में हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस आते हैं जो हमें सॉर्टिंग करके देते हैं। सो वी हैव दोस। ठीक है। आई होप होमवर्क इमेज। So this is your homework questions I've sent you. ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे, जो कि है लूप्स। हाउ टू आइटरेट, रेपिटेशन कैसे करते हैं।